हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। फ्रेंड्स, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बाकी सब सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मॉडर्न हिस्ट्री का या फिर हिस्ट्री का एक अच्छा खासा वेटेज है। इनफैक्ट देखा जाए, अगर हम हिस्ट्री को क्लासिफाइड करें तो हिस्ट्री का पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। देन कहा जा सकता है कि मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरा जो सेक्शन आता है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है। यूपीएससी प्री या यूपीएससी मेंस में फिलहाल देखा जाए तो हिस्ट्री के तीनों सेक्शंस का एक अच्छा खासा वेटेज है। टोटल देखा जाए यूपीएससी प्री के एग्जाम में हिस्ट्री से 25 टू कहा जा सकता है कि 27 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर फाइनेंस ईयर में कमीशन आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा, मे भी किसी पर्टिकुलर फाइनेंस ईयर में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्री एग्जाम में मे भी हो सकता है कि 20 क्वेश्चन पूछे। यानी ऑल ओवर अगर हम एवरेज निकाले तो मिनिमम देखा जाए तो 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं और मैक्सिमम देखा जाए तो 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 20 टू 25 क्वेश्चन कंप्लीट हिस्ट्री से यूपीएससी प्री में पूछे जाते हैं। इस वजह से कहा जा सकता है कि हिस्ट्री एक अच्छा खासा वेटेज रखता है यूपीएससी प्री और मेंस के एग्जाम के लिए भी। इसीलिए सभी कैंडिडेट को हिस्ट्री के तीनों सेक्शंस के ऊपर प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए। मैं अगर हम प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो यूपीएससी प्री में एंशिएंट हिस्ट्री से 7 टू 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, मिडिल हिस्ट्री से 4 टू 5 क्वेश्चन आ जाते हैं और अराउंड 10 टू 12 क्वेश्चन कहा जा सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाते हैं। यानी कंपेयर टू एंशिएंट, कंपेयर टू मिडिवल, कहा जा सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का यूपीएससी प्री में एक अच्छा खासा वेटेज हम देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से प्री के बाद यूपीएससी मेंस में कहा जा सकता है कि कंपेयर टू एंशिएंट, कंपेयर टू मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज हमको देखने को मिलता है। यानी एक अच्छा एक कहा जा सकता है कि स्कोर आप कर सकते हैं अगर मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर अगर आपका प्रिपरेशन कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, उसी हिसाब से या उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लक्ष्य एकेडमी के थ्रू कहा जा सकता है कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री को सिंप्लीफाइड करने के लिए अपने अलग अलग लेक्चर्स वीडियो को क्या किया है, प्रिपेयर किया है। थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें, आप सभी को पता होगा या होना चाहिए कि 1599 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक रेजुलेशन लेकर आती है रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 1599 में रेजुलेशन आता है रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और फाइनली 1600 यानी ठीक एक साल के बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की पार्लियामेंट अपने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू फॉर्म कर देती है। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मुलेशन ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू किया गया, लेकिन सही मायनों में कंपनी में जो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट था वो देखा जाए तो ब्रिटेन के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, जो कैपिटलिस्ट थे, उनका था। इस वजह से पैसा लगाया इन्वेस्टर्स ने, प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने, लेकिन जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पैरामाउंसी को देखने को मिलता है। 1600 में जब कहा जा सकता है कि लीगल पॉइंट ऑफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया गया, तो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में कहा जा सकता है कि इंडिया में एंट्री करती है। अब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर एंट्री एज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया में होती है तो दौरान या उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस क्या था। तो अगर हम एनालिसिस करें तो वो दौरान या 1608 के उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, सॉरी, इंडिया के ऊपर लीगली जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही थी वो थी आपकी मुगल डायनेस्टी। हालांकि मुगल डायनेस्टी के फाउंडर बाबर को माना गया, बाबर के बाद देखा जाए हुमायूं, हुमायूं के बाद देखा जाए अकबर, अकबर के बाद देखा जाए तो आपका जहांगीर। यानी जब इंडिया के ऊपर मुगलों का कंट्रोल था उस पर्टिकुलर पीरियड में कहा जा सकता है कि जो मुगल एम्परर इंडिया को रूल कर रहा था वो थे आपके कौन, जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में एंट्री होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से परमिशन मांगा रिगार्डिंग दी ट्रेड एंड कॉमर्स। फाइनली जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को परमिशन दिया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपनी ट्रेडिंग को क्या किया, शुरू किया।
हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले पुर्तगाली आ चुके हैं, पुर्तगाली के बाद डच आ चुके, डच के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डेनिस आएंगे और डेनिस के बाद देखा जाए तो फ्रेंच आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कैसा था कि कई बार हम सीधा सीधा पढ़ते हैं कि कैप्टन हॉकिंस ने परमिशन मांगा, जहांगीर ने परमिशन दे दिया। हम कभी ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं कि व्हाई जहांगीर परमिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी रिगार्डिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स। तो उसके पीछे मेन रीजन कैसा था कि जब पुर्तगालियों का ट्रेडिंग इंडिया के साथ डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो आगे चलकर कहा जा सकता है कि इंडिया एक बड़े कहा जा सकता है कि कमर्शियल हब में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग कहा जा सकता है कि इंस्टीट्यूशन इंडिया में ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यूरोपियन मार्केट के लिए उस कंटेम्परेरी पीरियड में यूरोपियन मार्केट के लिए इंडिया एक बड़ा कहा जा सकता है कि कमर्शियल हब था, जहां से हर एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन लाइक पुर्तगाल या डच वो कारोबार करना चाहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता था। तो पुर्तगालियों के आने के बाद डचों की एंट्री हो जाती है, उसके बाद कंपनी की एंट्री हो जाती है, या दूसरे इंस्टीट्यूशन भी इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो पुर्तगालियों ने क्या सोचा कि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर या सॉरी अगर हम कहा जा सकता है कि इंडिया के ऊपर एक पॉलिटिकल कंट्रोल करें, तो मे भी हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और से देखने वाली बात ये थी दोस्तों कि इंडिया में एंट्री करने के लिए ज्यादातर जो ट्रेडर्स थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, वो आया सी रूट के थ्रू इंडिया में क्या करते थे, एंट्री करते थे। और इंडिया में एंट्री करने के लिए कहा जा सकता है कि जो इंडियन ओशन था वो एक इंपॉर्टेंट रूट था, जहां से सारे के सारे ट्रेडर्स इंडिया में आ जाते थे। तो पुर्तगालियों ने क्या सोचा कि अगर हम इंडियन ओशन के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, जीत लेते अगर हिंद महासागर को या कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसके बाद हम वहां पर एक कार्टेज पॉलिसी को अप्लाई करेंगे। कार्टेज पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि कोई भी ट्रेडर्स अगर इंडियन ओशन के थ्रू अगर इंडिया में एंट्री करता है, तो उनको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा, और अगर कोई भी ट्रेडर्स अगर एंट्री टैक्स नहीं देता था, तो पुर्तगाली उनकी पूरी की पूरी ट्रेड शिप्स को क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। इसकी वजह से कई बार कहा जा सकता है कि मुगल डायनेस्टी में या मुगल साम्राज्य में या एम्पायर में गुजरात के हिस्से में जो बोरी मुस्लिम्स थे, वो बड़े लेवल पर ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। और ज्यादातर जो बोरी मुस्लिम्स थे, वो कहा जा सकता है कि इंडियन ओशन के थ्रू ही वो यूरोपियन मार्केट को क्या करते थे, कनेक्ट करते थे। यानी चाहे इंडिजीनियस ट्रेडर्स होने दीजिए, चाहे यूरोपियन ट्रेडर्स होने दीजिए, सबकी इंडिया में एंट्री करने का जो रूट था वो इंडियन ओशन था। तो कभी कभार क्या हो जाता था कि बोरी मुस्लिम्स या बोरी ट्रेडर्स कहा जा सकता है कि जब वो टैक्स पे नहीं करते थे, तो पुर्तगाली उनकी ट्रेड शिप्स को क्या करते थे, लूट लेते थे। यानी पुर्तगालियों के थ्रू पुर्तगालियों के थ्रू जब इंडियन ओशन के ऊपर जब उसके ऊपर कंट्रोल हुआ पुर्तगालियों का, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन ओशन के ऊपर पायरेट्स की जो एक्टिविटीज थी बहुत ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। आने वाले समय में या आने वाले टाइम में ये जो पायरेट्स एक्टिविटीज थी पुर्तगालियों की इंडियन ओशन पे, वो कहीं ना कहीं मुगल इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पे लॉस कर सकती थी। इस वजह से कैसा था कि जहांगीर की जरूरत थी कि भाई पुर्तगाली जो पावर इंडियन ओशन के ऊपर है, या डचों का जो पावर इंडियन ओशन के ऊपर या दूसरे एरिया के ऊपर है, उनको क्या करना, सप्रेस करना। लेकिन प्रॉब्लम यह था दोस्तों कि जहांगीर के पास एक एडवांस नेवी नहीं थी, जिसके थ्रू कहा जा सकता है कि वो पुर्तगालियों को सप्रेस कर सके। एडवांस नेवी या नेवी का फॉर्मुलेशन एक टाइम में अकबर ने किया था, अकबर को खास करके जब गुजरात को क्या करना था, जीतना था। अकबर को जब गुजरात विक्ट्री करनी थी, तो दौरान अकबर ने एक नेवी को फॉर्म किया था, लेकिन गुजरात विक्ट्री के बाद अकबर ने इस नेवी को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। इस वजह से अकबर के बाद जब जहांगीर का दौर लगा, तो वहां पर कहा जा सकता है कि मुगल डिफेंस सिस्टम में नेवी सिस्टम उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, या कहा जा सकता है कि ऐसे एडवांस वॉरशिप उनके पास नहीं थे। जब कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के कोर्ट में आकर जब परमिशन मांगी, तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंग के सामने एक ही कंडीशन रखी कि अगर पुर्तगालियों के पायरेट्स एक्टिविटीज को अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन ओशन से सप्रेस करती है, तो सप्रेशन के ग्राउंड के बेसिस पे, उसके बिहाफ के बेसिस पे जहांगीर कंपनी को क्या कर देते हैं, परमिशन अलॉट कर देते हैं। तो दोस्तों कोई इकोनॉमिकल रिलेशन नहीं था कि भाई जहांगीर ने कोई फाइनेंशियल कुछ कंडीशंस रखे,
या टैक्सेशन की कोई पॉलिसी लेविट की, ऐसे कुछ कंडीशन नहीं थे। मेन कंडीशन ये था कि भाई पुर्तगाल पावर को इंडियन ओशन से या इंडियन पार्ट से एक तरीके से सप्रेस करना था, जो विदाउट द एडवांस नेवी पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंग को परमिशन दिया और वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली पावर को सप्रेस करना क्या किया, शुरू किया। जहांगीर का जो पॉलिटिकल सपोर्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी फेवरेबल था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी आगे चलकर इंडियन मार्केट के ऊपर अपनी मोनोपोली को क्या करना चाहेगी, सेट करना चाहेगी। तो इसके लिए जहांगीर के थ्रू जो ऑफर कंपनी को मिला, उस ऑफर को कंपनी ने एक्सेप्ट किया और पुर्तगाली पावर को सप्रेस करना क्या किया, शुरू किया। धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली पावर को सप्रेस किया। पुर्तगालियों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों के पावर को सप्रेस किया। बेदारा की लड़ाई जो 1759 में लीड की जाती है, उस बेदारा की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच पावर को क्या किया, सप्रेस किया और धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन मार्केट के ऊपर अपनी मोनोपोली को क्या किया, सेट किया। जैसे आप सभी जानते होंगे कि इंडियन स्टेट को टेक ओवर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल के स्टेट के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया और बंगाल के रिगार्ड ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली जो पॉलिटिकल बैटल को लीड किया वो था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा गया। इसके बाद ठीक 2 साल के बाद 1759 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेदारा की लड़ाई के बाद डचों के पावर को सप्रेस करके ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट के ऊपर अपनी मोनोपोली को सेट किया। डचों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अगले चैलेंज थे फ्रेंच। तो फ्रेंच के सप्रेशन के बाद धीरे-धीरे पूरी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल आ जाता है। ये एक बेसिक स्टार्टअप पार्ट है कि भाई कंपनी का फॉर्मुलेशन कैसे हुआ, कंपनी का लीगल स्टेटस क्या था, कंपनी को फॉर्म करने के पीछे ब्रिटेन का ऑब्जेक्टिव्स क्या था। तो सिंपल ऑब्जेक्टिव्स था कि इंडियन मार्केट के साथ या ईस्टर्न कंट्रीज के साथ कहा जा सकता है कि यूरोपियन कंट्रीज के इकोनॉमिकल रिलेशन को क्या करना, डेवलप करना। ठीक है, कंपनी के ऊपर लीगल कंट्रोल कहीं ना कहीं ब्रिटिश पैरामाउंसी का था। इन ईस्ट इंडिया कंपनी में जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट था वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के इन्वेस्टर्स का था। ठीक है, इसके ग्राउंड के बेसिस पे कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी की एंट्री इंडिया में होती है। ड्यूरिंग दैट पीरियड इंडिया रूल्ड बाय द मुगल एम्परर, खास करके जहांगीर। जहांगीर ने परमिशन दिया, परमिशन के ग्राउंड्स क्या थे, रीजंस क्या थे, वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो एक बेसिक ये कंसेप्ट है कंपनी की एंट्री के, कंपनी के फॉर्मुलेशन के और जहांगीर ने परमिशन क्यों दिया उसके रीजंस के यहाँ पर मैंने आपको बातें बताई। इसके बाद हम सेकंड सेक्शंस की बात यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है।